हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 और चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग, आपको पता ही है, वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो लास्ट सेशन तक हमने डिस्कस कर लिया था जो करंट अफेयर्स था 11 से लेके 20 अगस्त तक का। तो आज हम उससे आगे चलेंगे और जो 21 से 27 अगस्त तक का करंट अफेयर्स है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे इसी वीडियोज में हो जाए, वरना वीक का होता है, 7 दिन का मटेरियल होता है, तो कम से कम 2 सेशन तो उसके लिए लग ही जाते हैं। ठीक है, तो हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे एंड चीज़ों को, हमारा जो मेन मोटिव है पढ़ना नहीं, सीखना। ठीक है, वी आर हियर टू लर्न एंड आई एम हियर टू मेक यू लर्न। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर पाओगे। पढ़ना और समझना दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, है ना। पढ़ने वाले लोग सिर्फ उतना ही कर पाते हैं जितना उन्होंने पढ़ा होता है, समझने वाले लोग वो भी कर पाते हैं जो उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो यही गेम है, सारे लोग पढ़ के जाते हैं बट सारे लोग तो सिलेक्ट नहीं हो जाते ना। सिलेक्ट वही होते हैं जिनकी समझ बहुत अच्छी होती है विषय पर। ठीक है, तो हमें समझ के चलना है चीज़ों को। ठीक है, तो हम चीज़ों को समझ के ही चलेंगे। टाइम डजेंट मैटर, एक सेशन हो या 2 सेशन हो, 40 मिनट का वीडियो हो या 80 मिनट का वीडियो हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, और आज क्या डिस्कस होने वाला है वीकली करंट अफेयर्स में? 21 अगस्त से 27 अगस्त का करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, है ना, अगस्त मंथ में 2 देश की विजिट करी इन्होंने, है ना। तो कौन से वो 2 देश हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर रहे? ठीक है, विजिट पर गए अगस्त मंथ में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, है ना, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मई माह में किस देश का दौरा किया है, जुलाई माह में किस देश का दौरा किया। तो हमें इन चीज़ों पर नज़र बनाए रखनी है। ठीक है, तो कौन से 2 देश हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे विजिट करने? ठीक है, हाल ही में अगस्त माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों का दौरा किया है? का दौरा किया है। ठीक है, तो वो 2 कंट्री जिनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में विजिट किया, तो पहला है साउथ अफ्रीका, दूसरा है ग्रीस। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका अफ्रीका और ग्रीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो 2 देशों का दौरा किया, ग्रीस का किया, दक्षिण अफ्रीका का किया। ग्रीस ग्रीस का विजिट बहुत दिनों बाद हुआ है किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, तो कितने वर्षों बाद, कितने सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस का दौरा किया है? ठीक है, कितने वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस का दौरा किया है?
ग्रीस का दौरा किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी हर महीने लगभग एक विजिट पे जाते हैं, एक फॉरेन विजिट पे जाते हैं, 2-3 देश विजिट करके आते हैं। बट ये क्वेश्चन कभी अराइज नहीं होता कि कितने वर्षों बाद, क्योंकि उन देशों के साथ लगातार हमारा जो कांटेक्ट है, उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे यहाँ जाते रहते हैं, हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहाँ जाते रहते हैं। बट ग्रीस के केस में ऐसा नहीं था। बहुत लंबे सालों बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा, और ये यात्रा हुई है 40 वर्षों बाद। 40 वर्षों बाद। ठीक है, 40 वर्षों पहले कौन गया था? ठीक है, 40 वर्ष पहले जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ग्रीस का दौरा किया था। ग्रीस का दौरा किया था। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है ना, कि कितने वर्षों बाद किया था, या कौन से, है ना, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी से पहले किस प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की थी, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 40 वर्षों बाद यात्रा की थी, और इनसे पूर्व नरेंद्र मोदी से पहले जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने ग्रीस का विजिट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर। ठीक है, ये किस देश में है? बड़ी चर्चा में रही, प्रधानमंत्री मोदी बड़ा फूल वूल चढ़ाने गए थे यहाँ पे, है ना, तो कहाँ पे है ये जो टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर है? इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि 1947 से पहले इंडिया, जब हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ठीक है, एंड वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, और जहाँ पे आज ग्रीस है वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, तुर्की जिसका आज हेड कहा जाता है, कि तुर्की जो हेड था ऑटोमन एम्पायर का, तो ऑटोमन एम्पायर था, तुर्की को, ग्रीस को उसने कब्जा के रखा था। एंड तुर्की और इंग्लैंड एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जो इंग्लैंड था वो चाहता था कि भाई जो ऑटोमन एम्पायर, जो तुर्की ने बहुत सारे देशों को कब्जा के रखा है ना, इनको तोड़ के अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो उसने अपने फौजें जो हैं ऑटोमन एम्पायर की तरफ भेजी, है ना। तो रात का अंधेरा हो गया, एक भारतीय फौजी, है ना, भारतीय फौजी भी लड़ रहे थे, क्योंकि भारतीय फौजी को उधर भेजा था। ठीक है, वो रात के अंधेरे में भटक गया, और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ गया है ना। ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ गया तो उसने समझा कि अब तो यहाँ से जिंदा जाना ना एकदम इम्पॉसिबल है। अब एक काम करता हूँ, जितने इनके सिपाही मुझे मार मिलते हैं मैं उनको मार के शहीद हो जाता हूँ। ठीक है, तो वो पर्सन, जो सिपाही था, सोल्जर था, बड़ी बहादुरी से लड़ा, एक आर्मी कैंप में घुस गया, बहुत सारे फौजियों को मारा और शहीद हो गया। ठीक है, तो जहाँ आर्मी कैंप वो था, जहाँ वो घुसा था, हाँ, गलती से, और ना वो जगह ग्रीस में थी, जो आज हमारा ग्रीस है, ग्रीस में थी। तो उस सोल्जर को ऑनर करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ग्रीस को आज़ाद करा दिया गया और ग्रीस एक नया कंट्री बन गया, तो उस सिपाही को, उस भारतीय फौजी को ऑनर करने के लिए ये टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर बनाई गई। ठीक है, तो अभी हमारे प्रधानमंत्री, मैंने बताया, ग्रीस विजिट पे गए थे, है ना, तो वो टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पे भी गए, एंड पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंडिया और ग्रीस के लोगों को, ठीक है, वो वहाँ पे गए हुए थे। ठीक है, तो कहाँ पर है ये टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर? ग्रीस में है, बट ग्रीस में कहाँ है? ठीक है, चलिए, हाल ही में चर्चा में रही टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है?
वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम है एथेंस। एथेंस जो कि है आपके, एथेंस जो कि है आपका ग्रीस में। ठीक है, एथेंस ग्रीस में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल में ब्रिक्स की एक समिट हुई थी, है ना। ब्रिक्स की जो समिट है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ब्रिक्स होता क्या है। ठीक है, ब्रिक्स, ब्रिक्स, ठीक है। इसे ऐसे हिंदी में लिखते हैं बट रियली ये इंग्लिश में है, एक्रोनीम है एक, ब्रिक्स, BRICS। ठीक है, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है अगर जाने तो, ग्रुप ऑफ 5 देशों का समूह है ये, 5 देशों का समूह है, समूह। ठीक है, कैसे देखो, एस फॉर साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, सी फॉर चाइना, चाइना, आई फॉर इंडिया, ठीक है, आर फॉर रशिया, ठीक है, बी फॉर ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों के फर्स्ट लेटर को मिला के जो एक्रोनीम बनता है उसी को बोला जाता है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स इन 5 देशों का समूह है। ठीक है, 5 देशों का समूह है जो दुनिया का लगभग 40 से 50% लैंड और दुनिया का लगभग 1/4 इकोनॉमी को कवर करती हैं। उन्हीं कंट्रीज के ग्रुप्स को कहते हैं ब्रिक्स। ठीक है, 2009 में बना था। ठीक है, फाउंडेशन कब हुआ था, फाउंडेशन यानी कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, कब बना था। ठीक है, कब बना, 2009 में बना। ठीक है, अब इनकी जो मीटिंग होती है वो लूप में होती है। ठीक है, मीटिंग शुरू हुई ब्राज़ील से, ब्राज़ील के बाद रशिया में, रशिया के बाद इंडिया में, इंडिया के बाद चाइना में, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के बाद फिर ब्राज़ील में। इस तरह से इनकी मीटिंग्स होती हैं इनकी। ठीक है, तो ब्रिक्स आप समझ गए, 2009 में बना, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, इन 5 देशों का समूह है। ठीक है, अब हम ब्रिक्स के बारे में करंट अफेयर्स जो हमारा है वो जानेंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में ब्रिक्स की एक समिट हुई। ठीक है, जो हर साल होती है। तो ब्रिक्स की समिट किस देश में किस जगह पर हुई। ठीक है, हाल ही में, हाल ही में किस जगह पर, किस जगह पर ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो किस जगह थी, कौन सा देश था, कौन सी जगह थी, तो वो देश था दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका। मैंने बताया था ना 2 देशों की विजिट पे गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की विजिट उन्होंने इसलिए की थी, है ना, ताकि वो ब्रिक्स का जो समिट है वो अटेंड कर सकें, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में, बड़ा पॉपुलर शहर है जोहानसबर्ग, ठीक है। बड़ा दक्षिण अफ्रीका का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप सिटी है ये, ठीक है, जहां पर इसकी बैठक इस बार आयोजित की गई। अब ब्रिक्स है, ब्रिक्स को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात कर रही थी कि इसमें और नए मेंबर कंट्रीज को जोड़ा जाए, ठीक है। तो ब्रिक्स में इस साल 6 मेंबर कंट्रीज, है ना, जोड़े गए हैं। तो वो मेंबर कंट्रीज कितने हैं, क्या हैं, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे कि वर्ष 2023 में हुई ब्रिक्स समिट में, ठीक है, कितने नए सदस्यों को जोड़ा गया, सदस्य देशों को जोड़ा गया। तो आपका आंसर होगा 6। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स समिट में समिट या सम्मेलन एक ही बात होती है, कितने देशों को सदस्य देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। कितने देशों को सदस्य देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई, तो कितने देश थे वो, 6 देश, 6 देश। अब ये भी पूछ सकता है भाई कि कौन कौन से देश थे, है ना। हो सकता है 4 ऑप्शन में कह दे कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स के सदस्य देश के रूप में स्वीकृत नहीं हुआ है। तो 3 ऑप्शन ऐसे दे दे जो ब्रिक्स के सदस्य देश बने हो, और एक ऑप्शन ऐसा दे के रखा हो कि सदस्य देश ना बना हो, तो आपको चुनना होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स के सदस्य देश के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो 3 ऐसे देश दे दे, है ना, जो सदस्य ना हो, और एक ऐसा देश दे दे जो सदस्य हो, ठीक है। तो वो सदस्य देश कौन कौन से हैं, ठीक है, लिख लेते हैं यहीं पे। सदस्य देश, पहला अर्जेंटीना, दूसरा अर्जेंटीना, दूसरा इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट। इंग्लिश में से इजिप्ट कहते हैं, हिंदी में से क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं, मिस्र। दूसरा तीसरा देश कौन सा है, तीसरा देश है आपका ईरान, ठीक है। चौथा देश कौन सा है, इथोपिया, चौथा देश इथोपिया है। और 5वां देश कौन सा है, सऊदी अरब, ठीक है। और छठा देश कौन सा है, छठा देश आपका कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है। इन 6 देशों को सदस्य देशों के रूप में मान्यता दी गई है। अर्जेंटीना किस, अब आप जनरल नॉलेज की चीज़ थोड़ी जान लेते हैं। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इजिप्ट किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ईरान किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। इथोपिया किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। सऊदी अरबिया एशिया में है, संयुक्त अरब अमीरात एशिया में। यानी कि देखो 1, 2 और 3 एशियाई कंट्री, 2 अफ्रीकन कंट्री और एक साउथ अमेरिका का कंट्री इस साल ब्रिक्स के
सदस्य देश के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो इन्हें। चलिए नेक्स्ट। चलो, थाईलैंड में अभी इलेक्शन हुए, है ना। थाईलैंड का सिस्टम बिल्कुल हमारे तरह है, बस एक चीज़ को छोड़ के, है ना। हम एक रिपब्लिक हैं, वो एक मोनार्की है। रिपब्लिक क्या होता है, जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो चुना जाता है। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। वहाँ पर क्या है, मोनार्की है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, एक राजा होता है जो कि हेड ऑफ स्टेट होता है, बट जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, हेड ऑफ द स्टेट इज नाम मात्र का। एंड इन थाईलैंड, ठीक है, द रियल पावर इज इन हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राजा बस नाम का होता है। ठीक है, तो थाईलैंड में भी इलेक्शन हुए प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो किस पर्सन को थाईलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। ठीक है, चलो, हाल ही में किस व्यक्ति को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। चुना गया है, ठीक है। कौन है, इन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया। इनका नाम है मिस्टर श्रेठा, आधा टा है, श्रेठा थाविसिन। श्रेठा थाविसिन बने हैं थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। अगर पूरा नहीं याद कर पा रहे हैं आप, थाविसिन याद कर लेना। थाविसिन इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक ट्राइब है, बड़ी चर्चा में आ गई, है ना, जिसका नाम है पिरीपकोरा ट्राइब। ठीक है, तो किस देश से बिलोंग करती है। हाल ही में चर्चा में रही पिरीपकोरा ट्राइब मतलब भाई जनजाति, किस देश से संबंधित है। इससे संबंधित है, और इसका नाम है, किस देश से संबंधित है, ब्राजील। ठीक है, याद रखेंगे, ब्राजील। पिरीपकोरा ट्राइब कहाँ से संबंधित है, ब्राजील से संबंधित। चर्चा में क्यों रही, तो हर साल जो सरकार हैं, देश की सरकारें हैं, वो अपने यहाँ रहने वाली जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, आदिवासी हैं, उनकी जनगणना कराते हैं। ठीक है,
कि देखें आप इनकी जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। जनसंख्या बढ़ रही होती है तो उसके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, और जनसंख्या अगर घट रही है तो जनसंख्या बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं। जो जनजाति हैं, ठीक है, वो सही मायने में किसी भी देश के मूल निवासी माने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, हम ये दावे के साथ बिना किसी श्रम के साथ कह सकते हैं कि हमारा पता नहीं हम कहाँ से आए, ठीक है, हम ईरान से आए, हम रशिया से आए, हम नॉर्थ पोल से आए, हम साउथ पोल से आए, बहुत सारे विचार हैं हमारे बारे में, ठीक है। बट एक बात पर कोई डाउट नहीं है कि जो यहाँ की ट्राइब्स हैं, यहाँ की जो आदिवासी हैं, वो यहाँ के नेटिव हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। जब से मतलब वो उत्पन्न हुए उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ भी यहाँ की ही मूल निवासी रही हैं, ठीक है। तो अगर सही मायने में कहा जाए कि भारत के असली नागरिक कौन हैं, ठीक है, तो वो हमारे भारत के आदिवासी हैं। अब ये आदिवासी लोग अपने जंगलों में रहते हैं और नहीं जानते ये कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ये सिस्टम हमारा बनाया हुआ है कि प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलो हमने ठीक है सिस्टम बना लिया, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस देश के जो प्रमाणित मूल निवासी हैं उनकी सुख सुविधाओं का, उनके कंफर्ट का, उनके कल्चर का, उनके रिलीजन का सम्मान करें और उसे प्रोटेक्शन दें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में हुआ था कि अंडमान निकोबार में लोग टूरिज्म के चक्कर में चले जाते हैं, तो वहाँ पे एक जनजाति है जिसका नाम है सेंटिलीज। तो वो लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, आम लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोग टूरिज्म करने चले गए एंड वहाँ पे एक बर्गर खिला दिया आदिवासी बच्चे को, ठीक है, जिससे उसकी डेथ हो गई। बड़ा चर्चा में रहा था, है ना। इतना प्योर इकोसिस्टम होता है, इतना प्योर बॉडी होती है कि जो बर्गर है उसके जो मिर्च मसाले हैं, कैटलिस्ट हैं, उसको खाने की वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रोकना किसी भी देश का काम है ना। तो ऐसे ही ब्राज़ील में जनगणना कराई गई भाई प्रीपकोरा ट्राइब्स की, और ये ब्राज़ील की सबसे प्राचीनतम ट्राइब में से एक मानी जाती है, ठीक है। तो शॉकिंगली पता चला कि ये ट्राइब अब ख़त्म हो जाएगी। ये ट्राइब अब ख़त्म हो जाएगी। क्यों? ये ट्राइब इसलिए ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब ट्राइब के सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं जो इस ट्राइब में बचे हुए हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली वो 3 के तीनों क्या है, मेल हैं, फीमेल नहीं है। तो यहाँ पर जो ट्राइब के आगे बढ़ने की जो परंपरा है वो भी समाप्त हो जाती है। अगर एक फीमेल होती तो मान सकते हैं कि किड होंगे तो बढ़ेगी, बट 3 पुरुष बचे हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि अब ये जो ट्राइब है ना, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ट्राइब है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये ट्राइब? ब्राज़ील से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नमो 108 या फिर नमो 108, ये क्या है? बड़ा चर्चा में है आजकल ये, ठीक है। नमो 108 क्या है? कमल की एक नई प्रजाति है, ठीक है, जिसको डेवलप किया है CSIR ने, ठीक है। CSIR ने इसको डेवलप किया है, और इसका नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा है, जैसे ना फॉर नरेंद्र, मो फॉर मोदी, नरेंद्र मोदी 108 ना, नमो नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा है, उनकी जो लीगेसी है, ठीक है, उसको ऑनर करने के लिए ना। प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है, कितना लंबा एक पॉलिटिकल कैरियर रहा है, कितनी लंबी सर्विसेज है ना, जो कि सरकारी नौकर की भी नहीं होती इतनी लंबी सर्विसेज, है ना। 1999 से लगभग चीफ मिनिस्टर रहे, है ना, लगभग 15 16 17 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद 10 साल प्राइम मिनिस्टर है ना। तो 30 साल का लंबा एक पॉलिटिकल कैरियर एज ए चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, एंड लगभग 45 साल या 40 साल पुराना पॉलिटिकल कैरियर ऑपोजिशन में भी रहे, ठीक है। तो उनको ऑनर करने के लिए एक कमल की एक नई प्रजाति जो डेवलप की है CSIR ने, उसको किसके नाम पर रखा है? नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। लिख लेंगे क्या है नमो 108। ये कमल की एक नई प्रजाति है,
जिसे CSIR, ठीक है, यही सब करती है हमारे यहाँ, CSIR द्वारा विकसित किया गया है, किया गया है, CSIR द्वारा विकसित किया गया है। कमल की एक नई प्रजाति है जिसे CSIR द्वारा विकसित किया गया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी का नाम दिया गया है। ठीक है, CSIR है ना, जान लो इसके बारे में थोड़ा सा। CSIR क्या है? सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नए नए तरह के बीज पैदा करना, नई नई तरह की जो प्रजातियां हैं उनको पैदा करना, उसका काम है। ठीक है, तो इसी ने कमल की नई प्रजाति डेवलप की। ठीक है, अब इससे आप क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है, या तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? पहले एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नमो 108 क्या है। ठीक है, एक फाइटर जेट है, एक सबमरीन है, ठीक है, या फिर एक प्लेन है, या फिर कमल की प्रजाति है। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि हाल ही में CSIR ने कमल की एक नई प्रजाति विकसित की है, उसका नाम क्या है? नमो 108। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है नमो 108 जो कि कमल की एक नई प्रजाति है, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, नमो 108 जो कि कमल की एक प्रजाति है जिसे CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है, इसे किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो अब एक बार। चलिए नेक्स्ट। चलिए, आइरिस, आइरिस आइरिस क्या है? ये आइरिस है ना। आइरिस वैसे तो इसका मतलब आंखों की जो पुतलियां होती हैं अंदर, उसको आइरिस बोला जाता है, बट ये वो आइरिस नहीं है। आइरिस एक मोबाइल एप्लीकेशन है ना, और एक बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है। किस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है? यस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे SBI ने अपना SBI योनो बनाया है ना, जिसके अंदर अकाउंट ओपनिंग से लेके डिजिटल पेमेंट बहुत सारे मोड के थ्रू, UPI, IMPS, RTGS, NEFT के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी एप्लीकेशन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, चेक बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो लगभग जितनी भी जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो आप बैंक में जाके, ब्रांच में जाके बिल करते हैं, वो आप एक सिंगल ऐप के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ऐसे PNB ने PNB वन को बनाया हुआ है। ठीक है, PNB वन को बनाया हुआ उन्होंने, तो उसी तरह का ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है यस बैंक ने, जिसका नाम है आइरिस। ये ऑल इन वन मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, जो सारी जो बैंकिंग फैसिलिटी हैं यस बैंक की, ठीक है, वो ग्राहकों को मुहैया कराएगा डिजिटली। ठीक है, यह एक ऑल इन वन मोबाइल
एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, ऑल इन वन मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे यस बैंक द्वारा विकसित किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका आईरिस। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में आरबीआई ने अपना अप्रूवल दिया दो कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, दो कोऑपरेटिव बैंक के अमलगमेशन पे। ये कोऑपरेटिव अर्बन बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, फुल कंट्रोल नहीं होता आरबीआई का इनके अंदर, ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है, यानी कि पार्शियली थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करता है आरबीआई, बट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता। तो हाल ही में किन दो देशों को, किन दो बैंकों को, ठीक है, अपनी सहमति दी है आरबीआई ने कि भाई आप लोग मिल सकते हो, ठीक है, तो कौन से दो बैंक हैं? हाल ही में किन दो बैंकों के विलय पर आरबीआई ने अपनी सहमति दी है? तो कौन से हैं वो दो बैंक? कौन से हैं दो बैंक जिन पर आरबीआई ने अपनी जो सहमति है वो दी है? ठीक है, तो पहला बैंक है हमारा ट्विन सिटीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और कौन सा बैंक है इसके अलावा? ट्विन सिटीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रांति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। क्रांति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो क्रांति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव बैंक के विलय पर आरबीआई ने अभी हाल ही में अपनी क्या दी? मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस बैंक ने जो डिजिटल रुपीज है वो जारी किया है? ठीक है, यूपीआई से कनेक्टेड। ठीक है, तो कौन सा बैंक है जिसने डिजिटल रुपीज जारी किया है यूपीआई से कनेक्टेड, कि आप यूपीआई के थ्रू आप उसके क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई समर्थित डिजिटल करेंसी जारी की है? कौन सा बैंक है जिसने डिजिटल करेंसी जारी की है यूपीआई समर्थित? इस बैंक का नाम है केनरा बैंक। केनरा बैंक ने जारी की है यूपीआई समर्थित डिजिटल करेंसी। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो पहले आप। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। जो आधा हो गया है, आधा बचा हुआ वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।
ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इन वीडियोज को बार बार देखिए, रिवाइज करिए। ठीक है, मैं जो करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर बी ग्रेड्स एग्जाम। ठीक है, इवन पीएससी तक, है ना। यूपीएससी के लिए थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, अपर लेवल और डिस्क्रिप्टिव चला जाता है। ठीक है, अभी जैसे यूपीएससी के लिए अगर मैं करा रहा होता तो इसी टॉपिक को मैं कैसे पढ़ाता, डिजिटल करेंसी के बारे में बताता, डिजिटल करेंसी काम कैसे करती है ये सब बताता। तो यूपीएससी के लिए चीज़ें थोड़ी डिस्क्रिप्टिव हो जाती हैं, बट एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स के लिए दिस इज़ द करंट अफेयर्स, है ना, विच इज़ इनफ फॉर यू। कोई मैगजीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियोज को आप ध्यान से देखिए। अनुभव रहा है, अभी पंजाब पटवारी का पेपर हुआ था, है ना, तो वहाँ भी हमने करंट अफेयर्स कराया, है ना, और बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं कि सर सारा कुछ आया, सारा कुछ आया। ठीक है, तो आप सिर्फ इन वीडियोज पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।